अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जल्द से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी बीमारी के मुताल्लिक़ जो कि एक दफ़ा अगर लाहक हो जाए तो इसमें कमी बेशी तो देखी जाती है, लेकिन इससे मुकम्मल तौर पर छुटकारा कम ही मिलता है। जिस बीमारी का मैं तस्करा कर रहा हूँ वो है सोरियासिस। सोरियासिस क्या है, किस तरह से इंसान को नुकसान पहुँचाता है और इसके सिलसिले में कैसा इलाज दरकार होता है, ये सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाजिया अशरफ, जो कि कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं और जिनका ताल्लुक़ नेशनल मेडिकल सेंटर से है। आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ़ लाई हमारे प्रोग्राम में। नहीं, बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। सोरियासिस किस तरह का मर्ज़ है? देखिए, सोराइसिस के बारे में सबसे प्रॉब्लम ये है कि लोग इसको बहुत सारी चीज़ों के साथ कंफ्यूज करते हैं। अब मुख्तलिफ एरिया में चूँकि होता है, हम उस हिसाब से ही चलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो हाथों पे पैरों पे है तो वो सबसे पहले कंफ्यूज हो जाता है या डायग्नोसिस में गड़बड़ हो जाती है, इवन कुछ डर्माटोलॉजिस्ट के साथ भी, कि वो एक्जिमा है या सोराइसिस है, क्योंकि दोनों के अंदर मोर और लेस कुछ फैक्टर्स काफ़ी अलामात मिलती जुलती बिल्कुल होती मिलती हैं। जुलती हैं। मतलब क्या, साइन एंड सिम्टम्स के अंदर दोनों के अंदर स्किन थोड़ी थोड़ी उधड़ रही है, थोड़ी थोड़ी स्केलिंग्स है, कहीं से थोड़ा खून निकल रहा है, ठीक है। लेकिन आपको देखना ये होता है कि वो कौन सी, एक तो आपको वो आई चाहिए जिससे आप ऑब्वियसली आंख से पहचान सके। आपको तभी पता है जब आप उसको सही तरह से पढ़ा हुआ है, आपने मुख्तलिफ पिक्चर्स देखी हुई हैं उसकी, जो मुख्तलिफ एटलसेस में न सिर्फ किताब की शक्ल में बल्कि अब आजकल तो इंटरनेट की शक्ल में आपको नज़र आती है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है एज अ डॉक्टर जो जी। मैं बात कर रही हूँ। सेकेंडली, जब ये आती है तो फिर इसकी साइड्स इंपॉर्टेंट है। ये हाथों पे भी आती है, जैसे उंगलियां, ये आपके पाम्स में, इसी तरह सोल्स में आती है। जी। जो मेन प्रेजेंटिंग फैक्टर, जो डिफरेंस है एक्जिमा और सोराइसिस के अंदर, वो ये है कि स्केल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है सोराइसिस में, क्योंकि सोराइसिस क्या है, स्केलिंग डिसऑर्डर। स्किन के अंदर छिलका बनता है। एक आम आदमी जो एक गांव से भी आता है हमारे पास और सोराइसिस होता है उसको, तो उसके अंदर यही बात होती है कि वो कहते हैं छिलके बनने की बीमारी है। आयरॉनिकली आपका सोराइसिस और एक्जिमा दोनों सालों साल चलते हैं, 15 साल, 20 साल, 10 साल, इतनी लंबी हिस्ट्री होती है कि पेशेंट इलाज कराता है, 15 दिन इलाज कराता है, ठीक होता है। जैसे ही वो छोड़ता है ये सोच के कि अब वो मेरे बुखार की तरह ठीक हो जाएगी, वो अगेन जी। वापस आ जाती है। जब ये कई सालों तक जारी रहता है, वो थक हार के छोड़ देता है, अनटिल अनलेस के वो सोराइसिस वापस आ जाता है। तो ये दो चीज़ें, पहली तो बात ये है इंपॉर्टेंट। अब सोराइसिस जो है वो मेजर, हर बंदे का एक यूनिफॉर्म नहीं है, बिकॉज उसकी टाइप्स हैं। अब वो गटेड सोराइसिस भी हो सकता है, वो प्लेन स्कैल्प सोराइसिस भी हो सकता है, वो सिर्फ ऐसा है जो जॉइंट्स पे, क्योंकि मेन जो उसके टिपिकल फीचर जो सब में नजर आता है वो आपकी कोहनियों पे छिलके छिलके से बने होंगे, वाइट वाइट सी स्केल होगी, इस तरह जी। घुटनों पर होगा, और इस तरह आपके जो एंकल जॉइंट है उसके ऊपर आपको मिलेगा स्केलिंग, और इसके हिसाब से ये एक्जिमा में नहीं होता मोस्टली। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर आप अपने हाथों पैरों की बात करते हैं, इसमें भी स्केल्स बन रहे हैं, और पैरों की जो अंदर सोल्स ऑफ द, जो फीट ऑफ की बात करते हैं, उसके अंदर जब सोराइसिस होता है तो उसके अंदर बड़े बड़े डीप कट्स पड़ते हैं। कट्स के अलावा बहुत ही स्केलिंग हो रही होती है और पेशेंट बहुत कंप्लेन कर रहा होता है कि मेरे पैर काफ़ी पेन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट। एक्जिमा कभी इतना ज़्यादा हार्श नहीं होता, उसकी थोड़ी सी सिम्टम्स अलग होते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू द स्कैल्प, जब स्कैल्प की बात होती है तो सबसे पहले मरीज़ या जीपी, जिसके पास सबसे पहले जाता है मरीज़, वो इसको मिसडाइग्नोस करता है डैंड्रफ के साथ। वो भी पाउडर है, वाइट है, ये भी वाइट है, पर कैसे वाइट है? डैंड्रफ अमूमन पाउडरी होता है। आप सर खोलें जी, यहाँ से गिरना शुरू हो बिल्कुल। जाएगा, जो फ्लेक आपको नजर आते हैं, और छोटे छोटे फ्लेक्स होते हैं। बट जब हम सोराइसिस की बात करते हैं तो वो यूं करने से कभी गिरेगी नहीं, वो आपके बालों में या तो पिरोई हुई होगी या आपके स्कैल्प के साथ ग्लूड चिपकी हुई होगी। आपको खारिश होगी, आप उसको खींच के निकालेंगे तो आपको हल्की सी ब्लीडिंग महसूस होगी, और आप उस एरिया से वो स्कैल्प को निकालेंगे तो इतना बड़ा चंक निकलेगा स्केल का, जो कि बहुत मेजर डिफरेंस होता है, और जी। उधर से वो हल्का सा एक जख्म सा रह जाता है। अगेन 2 दिन बाद आप देखिए उस पर, अगर आपने जो अभी नहा लिया, कुछ भी किया, उसके बाद वापस से उसी जगह पर वो एक इतना बड़ा छिलका बनेगा, अगेन आप उसको खुले देंगे, और वो क्योंकि ये हैबिट है, ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पे कुछ है, तो ये ह्यूमन नेचर भी है और इरिटेशन भी है, खारिश भी है। और अगर ऑन द टॉप आप इस पर सर नहीं धो रहे, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक बड़ा कॉमन मसला है जी, रोज़ बाल धोने से बाल ख़राब हो जाते हैं वगैरह के जो जी। मिथ्स हैं, अगर ऑन द टॉप आप ये भी करें या पसीना आपको आ रहा है तो उसके अंदर और मिर्चें लगती हैं, इरिटेशन, और जो ख़वातीन हिजाब लेती हैं और वो अपना सर रोज़ नहीं धो रही, इवन क्योंकि उसके अंदर ह्यूमिडिटी, गर्मी बहुत फील होती है, तब भी आपको ये सिम्टम्स ज़्यादा फील हो सकते हैं।
डॉक्टर साहब ये किस तरह की बीमारी है? कोई जरासीम वगैरह होते हैं जिनका इन्फेक्शन है, या जिस्म में कोई ख़ास तब्दीलियाँ होती हैं जिनकी बुनियाद पर ये मर्ज़ सामने आता है? जिस्म की खास तब्दीलियां हैं, लेकिन कई दफ़ा इनको ट्रिगर करते हैं आपके इन्फेक्शन। और सबसे कॉमन जो आप भी जानते हैं वो स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट इन्फेक्शन होता है। बाज़ औक़ात की उस वक्त आता है जब आपको एक दफ़ा गला ख़राब हो और उसके बाद आपको फील होता है कि अब मेरे जिस्म पे ये छिलके छिलके बनना शुरू हो गए। लेकिन ये यूनिफॉर्म रूल नहीं है कि सबको ऐसे भी शुरू हो सकता है। किसी को सारी ज़िंदगी स्कैल्प का ही रहता है, उसको पता भी नहीं चल पाता, वो डैंड्रफ समझते हुए ही इसको कर ज़िंदगी देता है। गुजार तो देते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। मसला कब आता है, ये नोटिसेबल कब होता है, जब इसकी सिवेरिटी बढ़ती जाती है। एज यू सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द शो कि ये चीज़ें रहती हैं, ये ठीक नहीं हो रही होती, और इसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि एक दफ़ा लाहक हो जाए तो वो जाती नहीं है। इसमें कुछ हद तक हकीकत है कि वंस इट्स हियर, इसका आर्ट है, डॉक्टर का आर्ट है और पेशेंट का आर्ट है कि वो इसको कंट्रोल कैसे करेगा। इसको एलिमिनेट कर पाना वाकई बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कंट्रोल से आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ उसको सोराइसिस था, क्योंकि वो दवाइयाँ और खाने की लगाने की इस हद तक खा रहा है कि उसको अंदाज़ा नहीं होगा और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि इसको है। लेकिन अगर वो छोड़ देता है और उसको ऑन द टॉप, इस वक्त वो एग्जैजरेटेड फॉर्म में है। एग्जैजरेटेड कब होता है? जब आपको स्ट्रेस है, बच्चे एग्जाम में हैं, अब कोई खुदा ना खासा किसी की डेथ हो जाती है, कोई जी। सर्जिकल स्ट्रेस है, किसी भी इमोशनल स्ट्रेस है, उस वक्त आपका जितना भी सोराइसिस चाहे जितना भी कंट्रोल था वो वापस निकलना शुरू हो जाता है। जब कभी हमारा पेशेंट जो ट्रीटमेंट पे है और डिस्पाइट ऑफ दैट उसको फिर भी होना शुरू हो जाता है सोराइसिस, तो उसमें सोर थ्रोट है, आपको सोर थ्रोट हुआ और आपका जितना भी सोराइसिस ट्रीट कर रही थी मैं, चाहे अपनी दवाइयों से क्यों ना, वो वापस से निकलना शुरू हो जाता है। तो कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स के ज़रूर हैं, लेकिन अगर आप सेंसिबल और एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट हैं तो आपके पेशेंट आपसे खुश ही रहते हैं। एंड देन ओवर द ईयर्स दे लर्न टू कंट्रोल द डिजीज़। यानी अगर 10 साल से सोराइसिस है, मुझे पता है कि मैं पहले ही पैच के ऊपर अलर्ट करूँ, लास्ट प्रिस्क्रिप्शन खोलूँ, वो जेल, वो टैबलेट, वो सब खाना शुरू कर दूँ, वो शैम्पूज शुरू कर दूँ जो मैंने बहुत अरसे से नहीं यूज़ किए थे। लेकिन अगेन जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको और मुझे दोनों को सोराइसिस होगा तो हम दोनों में वो डिफरेंट पैटर्न पे बिहेव करेगा, सिवेरिटी भी डिफरेंट होगी और ट्रिगर फैक्टर्स भी डिफरेंट होंगे, सब कुछ डिफरेंट होगा। तो एक यूनिफॉर्म रूल सब पर नहीं लगता। कई लोगों को वाकई बचपन से लेकर, अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक पेशेंट देखी जो 8 साल की उम्र से उसको सोराइसिस था, एंड बाय द टाइम शी टर्न 20 उसको जॉइंट सिम्टम्स, सारे सिम्टम्स आ चुके थे। वाज वेरी अर्ली फॉर हर, बट इट्स लाइक दैट, किसी किसी में है। आपने जॉइंट्स का तज़किरा किया, पहले भी आपने बताया था कि जॉइंट्स के ऊपर आमतौर पर प्रेजेंटेशन मिलती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या सिर्फ स्किन और मॉडिफाइड स्किन के फॉर्म्स, मिसाल के तौर पर बाल, नाखून वगैरह, यही इन्वॉल्व होते हैं, या ये जिस्म के अंदर दूसरे हिस्सों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए किसी मेजर ऑर्गन को तो वो नहीं करता, लेकिन सिवाय बिग जॉइंट, जैसे आपका नी जॉइंट है, आपका एल्बो जॉइंट है, छोटे जॉइंट्स को अमूमन नहीं कर रहा होता। हाँ, अगर आपको साथ में कोई और आर्थराइटिस हो जाए तो देन कैन बी अ साइमल्टेनियस इवेंट इन योर बॉडी, लेकिन अदरवाइज लार्ज जॉइंट्स ऑफ द बॉडी आर इन्वॉल्व, बट इट्स नॉट वेरी अर्ली फिनोमेना। एज आई सेड, होता यह है कि ये 14 साल बाद, 20 साल बाद सोराइसिस के रहने के, और वो भी उन लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा सिवेरिटी में था। ये नहीं कि आपकी स्कैल्प पे सोराइसिस था तो जी कुछ अरसे में आपको नी जॉइंट ने पकड़ लिया, ऐसा कोई यूनिफॉर्म रूल नहीं है। नॉट एवरी पेशेंट जो इसको बॉडी पे सोराइसिस है उसको जॉइंट होगा, लेकिन कई लोगों को वाकई, जैसे कि मैंने कुछ पेशेंट्स के अंदर देखा है ओवर द ईयर्स, अगर उनको बॉडी पे सोराइसिस बहुत पहले से है और काफ़ी साल रहा है तो उनके वाकई लार्ज जॉइंट्स इस हद तक डिसेबल होना शुरू हो जाता है कि उनको चलने में तकलीफ होती है। एंड देन दे हैव टू कंसल्ट, जैसे मैंने अपनी ही पेशेंट को भी जो 2-3 दिन पहले है उसको मैंने रेफर किया टू द ऑर्थोपीडिक कि वो जाए और साइमल्टेनियसली दिखाए, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट। वो ये सोची थी मैं कैल्शियम खा लूँ, मैं विटामिन डी के इंजेक्शंस लगा लूँ, ऑब्वियसली जो यूजुअल एक बंदे की अप्रोच होती है, तो वो चाह रही थी कि ऐसा कुछ कर लूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, बिकॉज सिंस यू हैव सोराइसिस, एस्टैब्लिश्ड सोराइसिस, यू हैव बीन ऑन ट्रीटमेंट, मैं भी तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रही हूँ, इतने ऑइंटमेंट्स लग रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, दैट्स हाईली लाइकली कि अब तुम स्टार्ट करो एंड गो टू द ऑर्थोपेडिक्स, क्योंकि उनकी जो अपनी ट्रीटमेंट होती है। हमारे असल में पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास नाक हो में तकलीफ हो, आँख में तकलीफ हो, जिसम के किसी ऑर्गन में भी तकलीफ हो, वी गो टू जीपी। ठीक है, जीपी पे जाना सही है, लेकिन इसके बाद जिसकी स्पेशलिटी है आप उसके पास ज़रूर जाएं, क्योंकि जितना टाइम आप ड्रैग कर रहे हैं आप बीमारी को इतने से इतना कर रहे हैं। और ये हर बीमारी के लिए है, चाहे आप डायबिटीज़ आप शुरू में नहीं कंट्रोल करेंगे तो नेचुरली वो बढ़ेगी। सेम गोज़ फॉर सोराइसिस। अगर आपने शुरू में इसको नहीं देखा तो ये ज़्यादा फैलती जाएगी, फिर दवाई अगर एक गोली से ठीक होना था अब आपको 4 गोलियाँ खानी पड़ेगी। तो मेरा मतलब लोगों को हमेशा से एजुकेशन का मकसद यही होता है, जितने भी मैं टेलीविज़न शोज़ और रेडियो शोज़ करती हूँ उसके मुताबिक कि आपको बीमारी को जड़ से पकड़ने के लिए ज़रूरी है कि इसको पहले ही स्टेप पे कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर वो एलिमिनेट हो जाए वेल एंड गुड, नहीं हो रही तो देन यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस, उसको पढ़ें,
उसके बारे में जाने। सोराइसिस के पेशेंट को हमेशा ज़रूरी है कि अगर वो कंप्यूटर समझता है, उसको समझ है इंग्लिश की, तो बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट के ऊपर, जिसके अंदर फॉर द पेशेंट्स अलग है, फॉर द डॉक्टर अलग है। इवन मैं जहाँ ट्रेंड हुई इंग्लैंड के अंदर, वहाँ पे तो बाकायदा नर्सेज होती थी, जैसे ही पेशेंट बाहर निकलता था नर्सेज की काउंसलिंग होती थी, वो भी अलग बैठ के बताती थी, क्योंकि पेशेंट परेशान है, पेशेंट को डायरेक्शन नहीं मिल रही। और अगर हम पेशेंट को नहीं बता रहे तो वो हमेशा कंफ्यूज ही रहेगा। जब वो कंफ्यूज रहेगा तो वो ट्रीटमेंट कैसे करेगा, और एज अ रिजल्ट वो फ्रस्ट्रेट होगा, वो आपसे हट के 10 डॉक्टर्स के पास जाएगा, और एज अ रिजल्ट वो आखिर में फिर भी अनट्रीटेड ही रहेगा, बिकॉज उसको किसी ने बताया ही नहीं। सेटिस्फाइड नहीं हो सकेगा। तो मरीज को बताना ज़रूरी है। अच्छा, इसी तरह से मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ क्योंकि जल्द की बीमारियों का जब भी तस्करा आता है, बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं जिनके ज़रिए ये बीमारियाँ फैल सकती हैं, मिसाल के तौर पर टावल्स, ब्रशेज़, हेयर ब्रश वगैरह। तो क्या ये एक मुताद्दी मर्ज़ है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान को इस तरह के पर्सनल यूटेंसिल्स की बुनियाद पर लग सकता है? नहीं, इसके अंदर ऐसा कोई भी वो नहीं है, ना एक्जिमा ना सोराइसिस, मैंने जैसे कहा, क्योंकि ये सब आपके ब्लड के अंदर से चीज़ें हो रही हैं, ये कंटेजियस नहीं है। क्योंकि सोराइसिस के अंदर टी सेल डिफॉर्मिटीज़ की वजह से जो सारा प्रोसेस है वो हो रहा है, सिंस इट्स टोटली इंटरनल। इसका कोई भी छिलका, इसका कोई भी पार्ट आपको लगता है, उससे किसी से भी कुछ आपको कंटेजियस नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पेरेंट्स को था तो इट्स हाईली लाइकली कि आपको बढ़ जाएगा। आपको है तो आपके बच्चों में ज़रूरी है कि और भी ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको अभी नहीं तो आगे जाकर ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन इसमें जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है, क्योंकि वो टी सेल उसी पैटर्न पे काम करते हैं जिस पैटर्न से आपके पेरेंट्स में थे। लेकिन स्टिल आपको कोई चीज़ से, इसीलिए डैंड्रफ से मैंने आपको बताया, जो लोग कंफ्यूज करते कहते हैं नहीं नहीं मेरा कंघा यूज़ नहीं करो, मुझे सोराइसिस है, मुझे लग जाएगा। तो यही फ़र्क है सोराइसिस के अंदर एंड डैंड्रफ के अंदर, कि डैंड्रफ वाला कंघे लगाने से तो फिर आपको कुछ चांसेस हैं कि हो सकता है, लेकिन अगर आप सोराइसिस का कर रहे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाइजीनिक जो कंडीशंस हैं उनको मेंटेन करने के लिए घर में जितने भी बच्चे हैं उनकी आदत बचपन से होनी चाहिए कि उनके टॉवल्स और उनकी कंघियाँ एक दूसरे से अलग हो। बाज़ औक़ात ये तो चलें, आपने सोराइसिस की बात की, जुएँ लिखें, अब मैंने कर लिया, मुझे थी जुएँ, आपको लग गई, इस तरह से घर में ऑब्वियसली जहाँ लड़कियां हैं उनको ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए कि वो अपने, और उसी का भाई है वो भी बेचारे ने वही कंघी कर ली जल्दी में। तो ये चीज़ें हैबिचुअल होनी चाहिए कि आपके मेकअप एप्लीकेटर्स, आपके स्पंजेस, आपकी जो है कंघियाँ, आपके कपड़े, आपकी ये चीज़ें आप शेयर ना करें बगैर धो ले, इट्स फाइन, बहनें आपस में कपड़े शेयर करती हैं, लेकिन ये फंगस नहीं है कि आपको कंटेजियस हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट। लेकिन हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इन ऑल कंडीशंस। डॉक्टर साहब, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर सोराइसिस के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।